सुप्रभात प्यारे बच्चों, हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक व्याकरण में से पाठ 18 विराम चिन्ह को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तथा समझने का प्रयास करेंगे। विराम का अर्थ है विश्राम या रुकना और चिन्ह का अर्थ है निशान। भाषा का प्रयोग करते समय हमें अनेक बार रुकना पड़ता है, इसी को विराम कहते हैं। लिखते समय रुकने के स्थान पर विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। बच्चों, जैसे हम चलते चलते कहीं पर रुककर विश्राम करते हैं और फिर अपनी यात्रा पर निकलते हैं, जिस प्रकार एक यात्रा के दौरान रास्ते में कई पड़ाव आते हैं और उन पड़ावों को सफलतापूर्वक पार करके ही हम अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। उसी प्रकार भाषा में भी कई प्रकार के पड़ाव होते हैं, जिनके उचित प्रयोग से हम अपनी भाषा को शुद्ध व सार्थक बना सकते हैं। बोलते और लिखते समय यदि हम इन चिन्हों का उचित प्रयोग नहीं करेंगे तो हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने में असफल हो जाएंगे। इसलिए बोलते तथा लिखते समय हमें विराम चिन्हों के सही प्रयोग पर ध्यान देना चाहिए। तो आइए बच्चों, हम उदाहरण के माध्यम से जानेंगे कि गलत जगह विराम लेने से पूरा अर्थ ही बदल जाता है। जैसे पापा, गरिमा कौन आया था? गरिमा, पापा, पवन आपसे मिलने आया था। पापा, तो फिर चला क्यों गया? गरिमा, मैंने कहा भी रुको मत जाओ, पापा अभी सो रहे हैं। पापा, समझा, ऐसा क्यों हुआ? गरिमा, क्यों हुआ? पापा, क्योंकि तुमने गलत जगह पर विराम लिया, अर्थात रुके। तुमने कहा रुको मत जाओ, जबकि कहना चाहिए था रुको मत जाओ। तो बच्चों, आपने देखा गलत जगह पर विराम लेने की वजह से पूरा अर्थ ही बदल जाता है। तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि अगर हम गलत जगह आराम करते हैं, रुकते हैं, तो पूरा अर्थ ही बदल जाता है। अब हम जानेंगे कि विराम चिन्ह कहते किसे हैं, विराम चिन्ह की परिभाषा क्या है। लिखते समय वाक्यों में रुकने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। कुछ प्रमुख विराम चिन्ह हैं। सबसे पहले है पूर्ण विराम। पूर्ण का अर्थ होता है बच्चों पूरा, विराम होता है आराम करना, रुकना, ठहरना। और इसका चिन्ह है खड़ी पाई, जिसे खड़ी रेखा भी कहते हैं। वाक्य में इसका प्रयोग वाक्य के पूरा होने के बाद किया जाता है। जैसे राम खाना खा रहा है, इसमें वाक्य पूरा होने के बाद अंत में इस चिन्ह का प्रयोग किया गया है। आगे है अल्प विराम। अल्प का अर्थ होता है बहुत कम, थोड़ा सा विराम होता है, विश्राम करना। और इसका चिन्ह है कोमा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कोमा। लिखते समय थोड़ा रुकने का संकेत देने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे प्रांजलि बहुत परिश्रमी, ईमानदार, साहसी एवं सुंदर है। इस वाक्य में बहुत कम समय के लिए रुका गया है, तो इस कारण से यहाँ अल्प विराम अर्थात जो है कोमे का प्रयोग हुआ है। जैसे परिश्रमी और ईमानदार के बाद बहुत कम समय के लिए रुके हैं, तो यहाँ पर अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। आगे है अर्ध विराम। अर्ध विराम चिन्ह होता है बिंदी और नीचे कोमा। जहाँ पूर्ण विराम से कुछ कम और अल्प विराम से कुछ अधिक ठहरना पड़ता है, अर्थात रुकना पड़ता है, वहाँ अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है।
जैसे रात बीती, सवेरा हुआ, पक्षियों की चहचहाट शुरू हो गई। इसमें अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। आगे है प्रश्नवाचक चिन्ह। इसे इंग्लिश में क्वेश्चन मार्क भी कहते हैं। ये है इसका चिन्ह। जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाता है वहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे तुम कब आए, इसमें प्रश्न किया गया है, इसलिए यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। आगे है विस्मयादिबोधक चिन्ह। इस चिन्ह में खड़ी रेखा के साथ नीचे बिंदी लगी होती है, अर्थात खड़ी पाई के साथ नीचे जो बिंदी होती है ये इसका चिन्ह है। विस्मयादिबोधक चिन्ह है ये। विस्मय, हर्ष, घृणा, शोक आदि भावों को प्रकट करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। विस्मय का अर्थ होता है बच्चों आश्चर्य होना, हैरानी होना। हर्ष होता है खुश होना, घृणा नफरत करना, शोक होता है दुख। इन सब में विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे इसमें कुछ शब्द दिए हुए हैं, जैसे अह, वाह, छी छी, अरे आदि। वाह कितना सुंदर चित्र है। इन सब में विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। आगे अब हम करेंगे योजक चिन्ह। योजक चिन्ह को इंग्लिश में हाइफन भी कहते हैं। दो शब्दों को जोड़ने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे सुख दुख, रात दिन, पाप पुण्य आदि। भाई बहन खेल रहे हैं। इन सब में योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। यहाँ शब्दों को योजक चिन्ह के द्वारा जोड़ा गया है। आगे है निर्देशक चिन्ह। इसे इंग्लिश में डैश भी कहते हैं और यह चिन्ह जो है योजक चिन्ह से थोड़ा बड़ा होता है। वाक्य में निर्देश देने या अपने कथन को स्पष्ट करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे काल के 3 भेद हैं, इसमें निर्देशक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल, इसमें अपने कथन को स्पष्ट किया गया है। पिताजी ने कहा परिश्रम करो, इसमें पिताजी द्वारा निर्देश दिया गया है, तो इसलिए यहाँ पर निर्देशक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। आगे है लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह होता है शब्दों को संक्षिप्त रूप में दिखाने के लिए, लिखने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। इसमें डॉक्टर जो शब्द है इसको पूरा शब्द जो है ऐसे लिखा जाता है डॉक्टर, और इसका संक्षिप्त रूप है डो लिखकर आगे लाघव चिन्ह का प्रयोग किया गया है, तो ये डॉक्टर का संक्षिप्त रूप हो जाता है। ऐसे ही पंडित में पा लिखकर लाघव चिन्ह का प्रयोग किया है, तो ये पंडित का संक्षिप्त रूप हो जाता है। ऐसे ही प्रोफेसर में भी प्रो लिखकर आगे लाघव चिन्ह का प्रयोग करके इसका संक्षिप्त रूप लिखा गया है। आगे है कोष्ठक, जिसे इंग्लिश में ब्रैकेट भी कहते हैं। ये इसका चिन्ह है। किसी शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे मोहिनी श्वेत पुष्प खोज रही थी, इसमें श्वेत के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए ब्रैकेट में इसके अर्थ को लिखा गया है। ऐसे ही पुष्प के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए ब्रैकेट में अर्थात कोष्ठक में इसके अर्थ को लिखा गया है। इसको क्रम में भी प्रयोग किया जाता है इस प्रकार। आगे है उदाहरण चिन्ह। उदाहरण चिन्ह को इंग्लिश में इन्वर्टेड कोमा कहते हैं। इसमें दोहरे कोमे का प्रयोग किया गया है। जब किसी के कथन को ज्यों का त्यों लिखते हैं, अर्थात जो जैसा कहता है वैसे ही उसको लिखा जाता है, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, वहाँ पर उदाहरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे नेताजी ने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा,
इसमें नेताजी के द्वारा जो नारा दिया गया है उस नारे को ज्यों का त्यों लिखा गया है, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। यहाँ पर उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो बच्चों, आपको यह पाठ अच्छे से समझ आ गया होगा। आप अपनी पुस्तक में से इस पाठ को अच्छे से पढ़ेंगे तथा समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।